ओके, सो इट्स लेक्चर 1 ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हमने 3, और अगर मैं देखूँ तो बेसिक मैथमेटिक्स इंक्लूड करूँ तो काफी 4-5 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, है ना? यस मैम। तो मतलब मैं चीज देखूं तो यहाँ पर ना तुम सब कुछ वापस से यूज करोगे, कंपाइल होंगी चीजें यहाँ पे और नई भी ऐड होंगी, ठीक है? तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D आना चाहिए, तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D आना चाहिए। जैसे वहां पे हमने एक्सिस को रोटेट कर दिया था, यहाँ भी कई बार हम एक्सिस रोटेट करके लगा दिया करेंगे। तो अब ना चीजों को पढ़ने का जो एटीट्यूड डेवलप करो ना, तो ऐसे करो कि इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ो। ऐसा नहीं है कि पिछला जो हो गया उसको भूल जाओ, आज से नया शुरुआत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हर चीज अब कनेक्टेड है, हर चीज एक दूसरे से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मिलकर चल रही है। तो कोशिश करो कि वाले चैप्टर की सीरीज जब तक चले तब तक आप लोगों में से जितने हो उतने रहो, ठीक है? पढ़ाई करते रहो, इसको लगातार चलाते रहो, साथ में रिवीजन करते रहे एक तरह से। रिवीजन भी करते रहो और कॉन्टिन्यूस भी रहो, कंसिस्टेंट रहो। क्योंकि अगर मतलब बीच में से कोई एक टॉपिक मिस हो गया ना, तो फिर कहीं ना कहीं उसका डाउट पक्का आ जाएगा। फिर तुम्हें अगर टेंशन फोर्स नहीं पड़ी तुमने, और कल को मैं टेंशन का क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर तुम चीजें इमेजिन करते हुए पढ़ोगे, है ना? मजा नहीं आएगा उस चीज में। मैंने तुमको जब स्टार्टिंग की थी काइनेमेटिक्स की, तो एक ऐसी क्लासिफिकेशन दिखा रहा है। मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की, आउट ऑफ मेनी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं फिजिक्स की, और मेजर पोर्शन 11th में मैकेनिक्स का है, ठीक है? आपकी 11 चैप्टर मैकेनिक्स के ऊपर है। अगर फर्स्ट वाला हटा दो तो 10 चैप्टर तो है ही। अभी जो मैकेनिक्स है कि वो ब्रांच है फिजिक्स की विच विल डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट, राइट? इन सब चीजों से मिलकर वो चलती है। इसमें भी मैंने आपको बताया था डिविजन है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स को आप स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो। बेसिकली यहाँ क्या है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज मोशन में है तो क्यों है, कोई चीज रेस्ट में है तो क्यों। हमको वो क्यों मैटर नहीं करता काइनेमेटिक्स के अंदर। लेकिन जब हम डायनेमिक्स में एंटर करते हैं, जो कि आज हम करेंगे, तब हमें वो जो वाई है ना, वो बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर कोई चीज मोशन में आई कैसे, कोई चीज रुक गई तो क्यों रुकी, किसी चीज के मोशन का डायरेक्शन चेंज हो गया तो क्यों हो गया, ठीक है? अगर आप ब्रॉड सेंस में समझो तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट को स्टडी करते थे, है ना? आप किसी मोशन के बारे में सब कुछ तो जानते थे। अगर मैंने बोला कि एक बिल्डिंग से या एक टावर से हमने बॉल को ड्रॉप किया, उस बॉल का मास मैंने आपको बता दिया, टावर की हाइट बता दी, तो अब आप उसके बारे में बहुत सारी चीजें निकाल पाते थे ना। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अब आप मुझे बता पाते थे कि मैम मिड पे क्या हुआ होगा, ग्राउंड पे गिरते हुए क्या इसकी पोजीशन रही हुई, किस एंगल पे हिट किया होगा, क्या हुआ होगा, राइट? यस मैम। उसके लिए आपको प्रैक्टिकली उस बिल्डिंग पे चढ़ के वो सेम मास का बॉल उसी एंगल पे ड्रॉप करने की भी जरूरत नहीं थी। आप सिंपल कहीं भी क्लासरूम में बैठकर उस चीज को पेन पेंसिल से बता सकते थे। दैट इज काइनेमेटिक्स, राइट? हमने स्टडी किया मोशन। पर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई वैसा हुआ क्यों? अर्थ ने अट्रैक्ट किया, बहुत सारी चीजें बीच में रही होंगी, अब हम उस क्यों को स्टडी करेंगे। इज दैट ओके? यस मैम। आज हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को पढ़ते, जो हमारी अर्थ के अंदर जितनी फिजिक्स है उसको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करती है। अब मैंने क्यों बोला विद इन द लिमिट ऑफ अर्थ, क्योंकि आपको अगर मैं बहुत मतलब लाइक कि तुम्हारे लेवल का नहीं है चीज, आगे पढ़ोगे इस चीज को, अभी तो तुम ये मानोगे कि न्यूटन ने जो बोल दिया वही सच है, उसके अलावा कुछ और एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन मैं बस एक चीज आपको बता दूं, क्योंकि मुझे मजा आता है बताने में, जितना मुझे पता होता आइंस्टाइन है। ने भी तो दी थी ना। जो ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा स्पीड में चलते हैं ना, उनका न्यूटन की ये फिजिक्स नहीं लगती है। एग्जैक्टली। मैकेनिक्स को ना आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल ना वो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हो गए। एक होता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। मैम स्क्रीन पॉज हो। एक है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, यानी कि बेटा वो वाला पोर्शन जो कंप्लीटली न्यूटन के लॉस को मानता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से चलता है, कोई इशू नहीं है। और एक दूसरा आता है एनालिटिकल मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम ना हर चीज की बात करते हैं। वहां पर जाकर ना हम कोऑर्डिनेट्स भी चेंज कर देंगे,
जब भी कभी आपको पढ़ने का मौका मिले ना, जब भी आप लाइक ऑब्वियसली ग्रेजुएशन में ही मिलेगा, तब आप समझ पाओगे कि भाई यहाँ तो चीजें ही अलग है। और आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है क्योंकि आपने जिंदगी भर न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ी है, बट ये आपकी ईज के लिए ही आया है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीका समझाया जाएगा उन्हीं सब चीजों को पढ़ने का, ठीक है। और उसके बाद वो एक ऐसा जर्नलाइज्ड मेथड होगा एनालिटिकल, जो अर्थ के बाहर हर जगह लगेगा। जब कभी भी आपको मैं ऐसा कोई पार्टिकल दे दूं ना जो बहुत ज्यादा तेज, अब बहुत ज्यादा तेज का कुछ वर्ड लिमिट भी तो होता है, इस पूरे ब्रह्मांड में सब में सबसे ज्यादा तेज है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज द Yes, ma'am. अल्टीमेट स्पीड, ठीक है। उसे बोला जाता है अल्टीमेट स्पीड। कई सारे पेपर एडिशन मतलब एडिट हुए हैं, कई सारे पेपर बाहर निकले हैं, पब्लिश हुए हैं, जो अल्टीमेट स्पीड लेके चलते हैं और बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो कोई पार्टिकल अगर उसके कंपेरेबल है ना भाई साहब, वो पार्टिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं मानता, वहां चीजें अलग है, ठीक है। उसे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी बोलते हैं। खैर, वो सारी बातें बहुत आगे की हैं। अभी तो हमें ये मानना है, डिफरेंट जाता है ना, बहुत उसका सारी mass- चीजें वेरी मैम करती हैं, मासलेस बन जाता है ना। टाइम डायलेशन आता है, Yes, ma'am. बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब आई डोंट वांट टू गो डीपर इनटू दैट, बट काफी एक्साइटिंग पार्ट है वो फिजिक्स का। ये वाला पार्ट वो मतलब एक ऐसा पार्ट है व्हिच यू कैन नॉट एक्सपीरियंस बट स्टिल Yes, ma'am. लर्न फिर अबाउट फिर इट। मैम स्पॉइल नहीं करते उसको। हाँ, तुम उसको एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते हो, कर भी नहीं पाएंगे। मैंने पढ़ा, मैंने भी नहीं करा, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल है, मैम स्पेशल लग भी थ्योरी रहा ऑफ है आपको बोल रिलेटिविटी, के। ठीक है। छोड़ो उस बातों को, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे बात करते हैं। न्यूटन के लॉस में सबसे आपको पता है यहाँ पे 3 लॉज आएंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। आपने शायद इनके स्टेटमेंट्स Yes, पहले ma'am, भी पढ़े होंगे। inertia. आज Yes. हम Yes, ma'am. हाँ, आज हम जो पढ़ेंगे वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होगा न्यूटन का, विच एक्चुअली द इंटरप्रिटेशन ऑफ गैलीलियोज लॉ। गैलीलियो ने ma'am. वो लॉ पहली बार दिया था, है ना। Yes, ma'am. चलो, तो उन सब को हम स्टडी करते हुए चलेंगे। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई बिहाइंड अ मोशन और बिहाइंड अ मैम एक चीज पूछनी थी। स्टेट ऑफ रेस्ट। हाँ बेटा, मैम जैसे गैलीलियो के बारे में पढ़ेंगे और उससे भी जो पहले साइंटिस्टों ने दिया था अपनी अपनी ओपिनियन, वो सभी पढ़ेंगे। नहीं 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 नहीं, गैलीलियो के कैल्पर बारे में लॉ भी नहीं आता है ना पढ़ेंगे, मैम डायरेक्ट फिजिक्स न्यूटन में, के लॉस पे कैल्पर आएंगे। लॉ। कैल्पर लॉ नहीं आएंगे इसमें। केपलर लॉ वो आगे ग्रेविटेशन में आएगा। स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, गैलीलियो की भी है, बट अगेन Yes. मन करे तो बताना, कभी डिस्कस करेंगे। मैम उसे तो जला दिया गया था ना। अरे जा, जेल में डाल दिया गया था, उन्होंने बताया था जलाया कि नहीं गया था, हाउस अरेस्ट में था। यस मैम, हाँ यस मैम। हाउस अरेस्ट होकर वो दिया इतने था। बूढ़े हो चुके थे कि ऐसा बोला जाता है कि उनकी ना मतलब वो एक ही जगह पे रह के उनकी आइस की रोशनी वगैरह अफेक्ट कर गई थी। वो बूढ़े भी थे, तो एज फैक्टर भी था, और ऊपर से ऑब्वियसली वैसे किसी को बंद कर देता तो होता ही है। मैम बोलो चिराग। मैम हाँ, अभी आपने क्या पढ़ा दिया एक बार बता दो, क्योंकि मेरा नहीं नहीं नेटवर्क कुछ इशू हो नहीं गया हुआ था। अभी तो, सिर्फ हम नहीं नहीं ज्यादा कुछ नहीं हुआ अभी तो, हम सिर्फ एक नॉर्मल सा डिस्कशन कर रहे थे कि क्या क्या है फिजिक्स में, क्या क्या पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह। अब स्टार्ट होगा, ठीक है, ओके मैम, थैंक स्टार्ट यू मैम। करते हैं। हाँ। हाँ, तो मैंने बता दिया ना, हम कैनेमैटिक्स सिर्फ इफेक्ट को स्टडी करते हैं, यहाँ हम कॉज एंड इफेक्ट दोनों को स्टडी करेंगे। एक बड़ी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन आप समझो, कोई बॉडी है, ठीक है, उसको आपने उस पर फोर्स अप्लाई करी, तो क्या क्या हो सकता है उस पर, आप बताओ मैम आपके अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है। मैम रेस्ट से हट जाएगी, एक्सेलरेशन मोशन मिलेगा में चली मैम, जाएगी। एक्सेलरेशन Motion. मिलेगा उसको। मैम मोशन होएगा, एक्सीलरेशन होगा। हाँ देखो, ऐसी ऐसी चीजें बताओ जो आप पहले देख सकते हो। एक्सेलरेशन का मैम मतलब ठीक है, मोशन में उतना मैम ज्यादा नहीं आता। मैम मूविंग बॉडी बन पोजीशन जाएगी। चेंज होगी। मैम या तो डायरेक्शन चेंज होगी या उसकी मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा। बिल्कुल, ऐसे बताओ ना। यस मैम। यानी कि अगर सोचो, एक सेकेंड, एक मिनट, सीधी लाइन खींच रहा है। हाँ, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कुछ हुआ और इसकी वेलोसिटी आपने यहाँ देखी कि v से कर गया, तो ये जो चेंज ऑफ वेलोसिटी आया, ये जिस वजह से आया दैट इज फोर्स, है ना। कुछ फोर्स लगाई होगी, चाहे v रिड्यूस ही हुआ हो तब भी आपने कुछ फोर्स लगाई होगी, बड़ा है तब भी आपने कुछ फोर्स लगाई होगी, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका साइज ये था, आपने उसको फोर्स लगाया, उसका साइज ये हो गया, तो ये चेंज ऑफ साइज इज ड्यू टू फोर्स, है ना। कोई जैसे फुटबॉल Yes, ma'am. थी, वो फुटबॉल इस डायरेक्शन में आ रही थी, लेकिन यहाँ पर किसी ने उस पर फोर्स लगाया और वो किसी और डायरेक्शन में चली गई।
तो ये जो चेंज इन डायरेक्शन हुआ, इट इज ड्यू टू फोर्स। ये सुनो, यस मैम। है ना? ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट कहीं रखा था, अब वो वहां पर नहीं है, तो वो जो बीच में कुछ हुआ होगा, दैट इज द फोर्स। तो फोर्स कोई भी ऐसी चीज जो स्टेट चेंज करा दे, जो पोजीशन चेंज करा दे, शेप, साइज, डायरेक्शन, इन सबको चेंज कर दे, दैट इज फोर्स। ये सुनो, यस मैम। यस मैम। पढ़ गया। देखो ऐसे ही आज का लेक्चर फर्स्ट है ना, तो ऐसे ही बेसिक्स जाएगा, तो बोर नहीं होना। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं कि फोर्स का मुझे डेफिनेशन बता, तो कोई बताएगा फटाफट से? एनीवन? मैम आप ही बता दो, बता हिंदी दो। में आएगी। हाँ तो हिंदी में बता दो, इंग्लिश में कर दूंगी, बताओ। हमारे द्वारा अच्छा, लगाया गया बल। ओके, मैम फोर्स मैम पुश और पुल से डिफाइन करते हैं उसको, तो यही पढ़ा है। बिल्कुल, पुश और पुल भी होता है। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट Then मे push बी, or pull of the object is called force. it may be defined as a cause due to which change in position, change in state, anything happens. Yes or no? Rate of work done. Rate of work done. नहीं, वो तो पावर हो जाता है मैम, पावर बन जाता है। Yes मम्मी तो पावर हो जाएगा। It may be defined as a cause. देखो बड़े बेसिक्स जो भी मैंने पहले बताई, कि वो सारे कॉजेस जिनकी वजह से पोजीशन, स्टेट, डायरेक्शन, है ना, या फिर Size- इसमें वर्क डन में मैम टाइम Size- फैक्टर आएगा इसलिए। क्या मैम वर्क डन में टाइम फैक्टर आ गया इसलिए। अरे वो पावर बन जाएगा ना बेटा, डेफिनेशन वो नहीं है ना, रेट का मतलब अलग होता है। मैम, चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं Okay, इसको। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यस, वो हो सकता है, उसको भी देखेंगे, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये सारी चीजें किसी बॉडी में हो रही हैं, तो वो जो कॉज है, दैट इज फोर्स। इज दैट ओके? और फोर्स कई सारे टाइप्स की हो सकती है। अब थोड़ा सा देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, चलो नीचे वाली है। फिजिक्स में ये 3 लॉ सबसे इम्पोर्टेंट हो गए ना। हाँ बेटा, और भी चीजें आएंगी, बस ये है कि 11th में से अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालू ना फर्स्ट पार्ट में, और टू बी वेरी प्रिसाइज, तो यही दो आएंगे। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तो ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को अंत तक क्लियर नहीं होता। उनसे पूछ लो, आज भी बोल देंगे कि फोर्स नहीं आता, वो नहीं आता उनको। ओके मैम। ठीक है, देखो फोर्स की बात करते हैं। फोर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। कुछ लोग इसको डिफाइन करते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में। ठीक है, यस मैम। Yes मैम। लेकिन इसके अलावा भी और कई टाइप्स होते हैं फोर्सेस के। जैसे कि कुछ बोल देंगे इसको वीक फोर्स, कुछ बोल देंगे न्यूक्लियर फोर्स, सेंट्रल फोर्स, बहुत सारी फोर्सेस होती हैं। मैम मस्कुलर ठीक है। फोर्स भी। मसल्स की फोर्स हो गई वो, but obviously we are not going to study that until it's bio. ठीक, ज्यादा उसको स्टडी नहीं करते। द थिंग इज कि पूरी दुनिया ना एक चीज के पीछे थी कि कैसे ही यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स आ जाए। यूनिफिकेशन मतलब कि फोर्स एक टाइप की, दैट्स इट। चीजों को इतना ज्यादा फैलाने से अच्छा है ना कि अगर उसको कुछ कुछ पार्ट्स में यूनिफाई कर पाओ। एक डेफिनेशन मिल जाओ मैम, एक Yes, डेफिनेशन ma'am. में। क्या? मैम एक डेफिनेशन में जाओ फोर्स को बस। हाँ हाँ हाँ, जैसे भी कॉन्टेक्ट, नॉन कॉन्टेक्ट, अगर आप इसकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज करते रहोगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट और इसमें पार्ट्स बनते रहेंगे। ठीक है, कुछ फंडामेंटल फोर्सेस होती है नेचर की, जिन्हें नेचुरल फोर्सेस भी बोलते हैं। हमने शायद पढ़ा होगा 11th की बुक में होंगी 4 फोर्सेस, है ना। यस मैम। उनसे भी अलग बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बहुत कुछ है। इनफैक्ट स्टीफन हॉकिंग थे ना, वो काफी कोशिश कर रहे थे इस चीज को करने की, कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग वो बुक पब्लिश कर पाए, वो पेपर पब्लिश कर पाए, निकाल पाए चीजें। तो ठीक है, वो चीज अभी तक नहीं हुई। इनफैक्ट एक पाकिस्तानी फिजिसिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि उन्होंने वीक फोर्सेस को कॉन्टेक्ट फोर्सेस में जो है इन्वॉल्व किया था। वीक फोर्सेस को बोला था कि हाँ एक और इसको हम कैटेगरी में ऐड कर देते हैं। तो खैर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अभी तक नहीं हो पाया, तो ऑब्वियसली हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, बट ठीक है, कुछ कुछ फोर्सेस आज हम पढ़ते हैं।
जैसे कि नेचुरल फोर्सेस। अब इसकी डेफिनेशन तो बढ़िया सी यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी आप समझ जाओ वही 4 फोर्सेस। ठीक है, नेचुरल फोर्सेस वो फोर्सेस है नेचर में जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें हम लोगों का बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन है नहीं। ठीक है, आई गेस यही लिखा हुआ है, एक बार फटाफट से पढ़ लो इसको। नेचुरल फोर्सेस आर दोस दैट एग्जिस्ट इन नेचर एज रिजल्ट ऑफ नेचुरल। हाँ, मैम ये 4 ही है या फिर और भी तरह की हैं? क्या मैम जैसे ये 4 मेन है या फिर? फंडामेंटल फोर्सेस तो 4 ही हैं। अच्छा मैम। ठीक है, और भी आ सकती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं फंडामेंटल फोर्सेस की, तो कौन कौन सी हैं? एक तो मैम न्यूक्लियर, एक वीक, न्यूक्लियर एक न्यूक्लियर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो जिन जिनको हम जानते हैं वैसे वैसे स्टार्ट करते हैं। और हमें मैम ग्रेविटेशनल फोर्स पता है ग्रेविटेशनल। ना? ये तो सबसे वीक Gravitation. होती होंगी। ठीक है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा। तो यस, एक आ गई अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, एक न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियस फोर्स। न्यूक्लियर फोर्सेस, जिन्हें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोल देते हैं ना। और एक वीक न्यूक्लियर सोर्स। एक वीक फोर्स। ये वीक हीलियम में न्यूक्लियर लगता है क्या? फोर्सेस, हाँ मैम ये जैसे नोबल गैस सेंसर में लगता है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर से बोलो। मैम ये जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स नोबल गैस में लगता है? नहीं, वो क्वार्क नोबल के गैस बीच में में होता नहीं। है, ये क्वार्क में होते हैं। ये एक देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिलेगा 12th में। ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे न्यूक्लियर, कि किस तरह से प्रोटॉन और मतलब न्यूट्रॉन। इतने सारे प्रोटॉन्स छोटी सी न्यूक्लियस में रह जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में है चेंज ना? हो सकते हैं। जैसे न्यूक्लियस तो बहुत छोटी सी चीज है, उसमें Yes, ma'am. बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इनमें रिपल्शन होना चाहिए, इनको दूर दूर भागना चाहिए, बट स्टिल न्यूक्लियस स्टेबल है। न्यूक्लियस स्टेबल है तो लाइफ स्टेबल है, लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है, चीजें एग्जिस्ट कर पा रही है। दे ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स, है ना, इन सबसे तो Yes, ma'am. बनी है। यस मैम। तो बहुत सारी चीजें इन सबको वहां पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स आप 11th में पढ़ोगे, आपका चैप्टर 8 है, तो बहुत डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे। और बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप 8 चैप्टर्स में पढ़ोगे 12th में, टोटल 8 चैप्टर्स हैं इसके। ठीक है, मैम पहले ही डरा दिया आपने। अरे डरने की क्या जरूरत है, इतना मजा आएगा। अभी बच्चों से पूछो, 12th वालों से, एंजॉय कर रहे हैं वो। ठीक है, अच्छा इसमें एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, मुझे एनसीईआरटी में से पढ़कर बताना कि इनकी स्ट्रेंथ का रेशियो क्या है। ओके मैम। मैम लिख रखा है। रेशियो मैम सबसे कमजोर तो मैम ग्रेविटेशनल होता है। देखो जो भी है, मुझे तो पूरे डेटा के साथ दो। ठीक है, और पूरा सीक्वेंस और विद द नंबर, कि 10 की पावर 42 या क्या, किस हिसाब से, ये मुझे होमवर्क में लाके दोगे तुम फटाफट से। मैम इसको पावर mark के कर ऑर्डर लो। का रेशियो, जो पावर का ऑर्डर है उसका ratio। पावर का भी, इनका ऑर्डर भी, इन चारों फोर्सेस का कौन सबसे ज्यादा वीकर है, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये सब चीजें ला कर दो। ठीक है, ओके मैम। समझ में आ गई ना? और उनका रेशियो भी। चलो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, मैम एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखा दो। ये वाली, राइट। अब हम कुछ उन फोर्सेस को Yes, मैम, हो पढ़ेंगे गया। जो हमें इस चैप्टर में चाहिए। ठीक है, जैसे कि पहली फोर्स आई नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो हुआ क्या है कि आपने यहां पर एक कोई सरफेस है, ठीक है बेटा, इस सरफेस पर आपने ये कोई ऑब्जेक्ट रखा, लेट्स से m मास का है, तो इसका mg वेट नीचे वर्क कर रहा होगा। यस मैम। अब ये जब सरफेस पे रखा है, तो ये सरफेस इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल। इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और हमेशा ध्यान रखना, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा सर्कुलर सरफेस बनाऊं और इधर मैंने कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, तो मुझे बताना यहाँ नॉर्मल फोर्स कैसे आएगी?
मैम सेंटर से लगेगी ना, सेंटर से, सेंटर से लगेगी, और ऐसा क्यों होगा? सेंटर से कि क्यों मैम लगेगी वही मतलब? वही परपेंडिकुलर होगा ना वहां से, तो वही परपेंडिकुलर होगा किसके परपेंडिकुलर होगा? जो मैम टेंजेंट बनेगी ना उस पॉइंट से, उसके परपेंडिकुलर वही होगा मैम वो, तो इसलिए। तो मतलब बेसिकली यू वांट टू से कि, एक मिनट, एक सेकंड रुको। तो बेसिकली आप लोग ये बोलना चाह रहे हो कि मतलब सरफेस जो होता है, अगर सर्कुलर सरफेस है मेरे पास, तो हमेशा उस पे अगर मुझे नॉर्मल रिएक्शन लगानी है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन कैसे जाएगी? सेंटर, सेंटर से जाएगी। यस मैम। अच्छा जी, सबको सब कह रहे होने वाली चीज मैम गलत मत बोलना प्लीज। मैम नहीं, क्यों नहीं, ग्रेविटी? देखो, जैसे अगर मास यहाँ रखा है, तो इसके पीछे का रीजन ये होता है, मैंने बोला ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर आपको सर्कुलर सरफेस दिया है और आपको कभी भी कोई मतलब उस जहां पे आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है उस पॉइंट का सरफेस चाहिए, ऑलवेज ड्रॉ अ टेंजेंट, और हमेशा इस टेंजेंट की परपेंडिकुलर रेडियस ही होती है। ये आपने मैथ्स में एक क्वेश्चन भी करा होगा, थ्योरम करा होगा, Yes, ma'am. जब Yes, ma'am. सर्कल Yes, पढ़ा होगा ma'am. कि रेडियस इज ऑलवेज Yes, परपेंडिकुलर टू ma'am. टेंजेंट। तो उस मैम हिसाब पहले से, थ्योरम की। हाँ, उस हिसाब Ma'am, से exercise कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, कहीं भी रखा है, सरफेस बनाओ और ये आपको टेंजेंट मिल गई, ठीक है? मैम स्क्रीन पॉज हमेशा होगी। ठीक है, हमेशा हर जगह आपको टेंजेंट से सरफेस की परपेंडिकुलर, अगर सर्कुलर सरफेस है तो सेंटर से आपको हमेशा परपेंडिकुलर चीज मिलेगी, नॉर्मल मिलेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो एक केस और देखते हैं। सोचो कि ऐसा कोई वेज है अपने पास, ठीक है, और इस Yes, वेज ma'am. पे हमने इधर ब्लॉक रखा है। एमजी अब साइन मुझे थीटा बताओ, मैम, एमजी साइन थीटा। कोई और बताओ। मैम मुझे एंगल बन रहा होगा ना इंक्लाइंड प्लेन से, उसका थीटा लगेगा, और एमजी साइन थीटा उसका होगा उससे। नहीं थोड़ा गलत बोल हाँ, दिया। बेसिकली इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन जाएगी, यस मैम। राइट, है ना, परपेंडिकुलर मैम जाएगी एमजी सरफेस पे। साइन थीटा। ओके, चलो ये चीज सबको मतलब समझ में आ गई, राइट? नॉर्मल रिएक्शन समझ में आता है, डन कर दें, ओके? Yes, ma'am. यस बट मैम। मैम इधर तो नॉर्मल होगा नहीं ना। ओके, अब दूसरी फोर्स पढ़ते हैं, टेंशन। ये वो टेंशन नहीं जो तुम्हें अभी चीजें सुनकर आई थी। यस मैम, कोई रोप या स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट ये वो टेंशन है। आप ना देखो, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो ये बहुत पुराने टाइम पे डेवलप हुआ था। जो न्यूटन साहब थे, ये मिड 16th सेंचुरी से मिड 17th सेंचुरी के बीच के आदमी है, 1662। ठीक है? 1642 से आई गेस स्टार्ट होता है, 17 समथिंग तक जाता है, ठीक है? तो ये बहुत पुरानी कहानियां हैं। तो इसके अंदर आप जो एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस वगैरह देखते हो ना, वो बहुत हाईटेक चीजें लेकर नहीं आते। इसमें पुली प्रॉब्लम देखोगे आप, इसमें मंकी रोप प्रॉब्लम देखोगे, है ना? तो फिलहाल इन्होंने ऐसे बोला कि स्ट्रिंग, रॉड या चेन ये सब कनेक्टेड हैं, तो उन चीजों में क्या क्या होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, ये रहा एक ब्लॉक एम मास का। इसमें हमने क्या करा, एक रोप बांधा, ठीक है, एक रोप ऐसे बांधा, और इसको अब आप खींच रहे हो। तो ये ब्लॉक क्यों खींच रहा है? फोर्स लगा रहे हैं। रोप इस पे कोई फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि आप तो फोर्स रोप पे लगा रहे हो, लेकिन ये जो ब्लॉक मूव हुआ ये तो रोप की फोर्स की वजह से हुआ, Yes, रोप ma'am. ने इस पे फोर्स Yes, लगाई हाँ, ma'am. यस होगी, मैम। एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। इज दैट ओके? हमें एक विषय बताओ ना। देखो, ऐसे सोचो, आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक को आपने रोप से अटैच किया हुआ है, आप रोप पे फोर्स लगा रहे हो, तो ब्लॉक भी मूव हो रहा है। अभी ब्लॉक क्यों मूव हो रहा है? आप तो रोप पे फोर्स लगा रहे हो, लेकिन रोप भी तो ब्लॉक पे फोर्स लगा रही है ना। तो रोप जो ब्लॉक पे फोर्स लगा रही है, ड्यू टू दैट फोर्स दिस ब्लॉक इज मूविंग। ये सुनो, मैम एक तरह से Yes, ma'am. इनडायरेक्ट फोर्स। इनडायरेक्टली उसी फोर्स का एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, एक तरीके से सोचो, इनडायरेक्ट तो नहीं है ना। आप यहाँ पे देखोगे, इस पॉइंट पे अगर मैं देखना चाहूँ कि इस ब्लॉक की वजह से, इस ब्लॉक पे, इस पॉइंट पे किस तरफ फोर्स लग रही होगी, तो ऐसे लग रही है टेंशन। ये होती है टेंशन जो स्ट्रिंग्स में आती है,
सोचो मेरे पास एक सरफेस है, यहाँ पे 2 ब्लॉक रखे हैं, ये भी रस्सी से बंधे हुए हैं, किसी दूसरी रस्सी से ये ब्लॉक बंधा हुआ है, और इसको अब आप खींच रहे हो। अब ये ब्लॉक M1 भी मूव करेगा, M2 भी मूव करेगा, करेगा नहीं करेगा? यस मैम हाँ। Yes, ma'am. अब Yes, लेकिन ma'am. यहाँ पे एक कहानी है, आपने जो ये फोर्स लगाई F, इस फोर्स ने इस रोप पे, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाई M1 पर, ये देखो इस तरह से। अब ये M1 M2 पर फोर्स लगा रहा होगा, ये जो यहाँ पर ये जो रोप है ना, ये M1 इस रोप पे फोर्स लगा रहा होगा, फिर M2 खींच रहा होगा। Yes, ma'am. यस और नो? Yes, तो Yes, अगर मैं ma'am. Yes, पूछूं ma'am. कि M1 की वजह से, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे M1 की वजह से M2 पर कहाँ फोर्स है, मतलब M2 किधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, सॉरी M1, तो ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है। अब खाली M1 ही लगा रहा होगा, M2 भी तो चल रहा है ना, वो भी तो कुछ कर रहा होगा, यानी कि एक फोर्स ऐसे भी आ रही है। समझ रहे हो? टेंशन फोर्स एक बड़ी डिफरेंट टाइप की फोर्स है, जो स्ट्रिंग्स, रॉड्स या चेन्स, इन सारे सिनेरियोज में आती है। दूसरा, कभी भी इसकी पोजीशन, अगर आपको डायरेक्शन पता लगानी है टेंशन की, तो जिस भी पॉइंट पे आपको पता लगानी है, उस पॉइंट पे बैठो और अम्ब्रेला खोल दो। अम्ब्रेला खोल दो मतलब क्या, कि आपको सपोज M2 ब्लॉक के लिए पता करना है कि इस पॉइंट पर क्या आएगी, सिट ऑन दिस ब्लॉक, और इस पॉइंट पर अम्ब्रेला खोलो, तो इधर की तरफ डायरेक्शन मिली ना अम्ब्रेला की। आपने अगर पकड़ रखा है अम्ब्रेला, सोचो, तो हमेशा फोर्स अवे फ्रॉम द पॉइंट होगी कि नहीं, किसी भी पॉइंट पे। यस तो मैम। ये खासियत है टेंशन फोर्स की, कि टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट। थोड़ा बहुत समझ में आता है? एक बार रिपीट Yes, ma'am. समझ में नहीं आया ठीक है, एक बार P1 फिर से बताती हूँ, इसकी डायरेक्शन निकालनी समझो। जैसे कि ये कोई फिक्स सपोर्ट है, इससे एक रोप है, रोप से एक बॉल लटक रही है M मास की, यहाँ पर mg फोर्स लग रहा होगा ना, इस तरह से Yes, वेट लग रहा ma'am. होगा स्क्रीन पॉज हो गई सर। यार। Chemistry. ये दिख रहा है, हाँ यस मैम। बॉल है, उसका वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा, तो mg फोर्स लग रही है, बॉल टूट के नीचे क्यों नहीं चली जा रही? कुछ तो है ना जो इसके अगेंस्ट लग रहा होगा, यस right? मैम हाँ। अब अगर आप इस बॉल के ऊपर बैठ जाओ और यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे, तो टेंशन इधर लग रही है, लेकिन अगर आप इस फिक्स सपोर्ट पे बैठ जाओ और फिर इस पॉइंट पे देखो, तब टेंशन ऐसे लग रही है। समझ में आया? हाँ, जिस yes, ma'am. ऑब्जेक्ट पर आप बैठे हो, दैट इज द पॉइंट, और हमेशा उससे अवे फोर्स लगेगी। अच्छा, इस मतलब फोर्स इस के पॉइंट से लिए, ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ आपको ना बड़े देखो, उसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कि आप किस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हो और किस ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ऑब्जेक्ट और पॉइंट दोनों ही बड़े डिफाइन होने चाहिए, तभी जाके आप टेंशन का डायरेक्शन बता पाते हो। अगर आप 2 रोप टग ऑफ वार सोचो, होता है ना, वो खींचते हैं रोप्स को Yes, ma'am. 2 पार्ट में, Yes, ma'am. वहां पर देखो तो एक सपोज ब्लू टीम की पार्टी है, एक रेड टीम है, दोनों खींच रहे हैं, तो आप रोप को वो देखोगे ना, वो दोनों तरफ से खींच रही है, उस पर टेंशन फोर्स इस तरीके से कुछ आ रहा होगा। समझ रहे हो? यस मैम हाँ। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ऑब्जर्वेशन का प्लेस चेंज, फोर्स का डायरेक्शन चेंज। अब इसमें एक कहानी और समझो, आपने अगर गौर किया हो तो मैंने क्या करा, यहाँ पर T लिखा है लेकिन यहाँ पर T प्राइम लिखा है, यहाँ T प्राइम लिखा है। इसका मतलब क्या है, कि अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन फोर्स सेम रहेगी, स्ट्रिंग चेंज टेंशन फोर्स चेंज। समझे कि नहीं? स्ट्रिंग का अपना कांस्टेंट होता है। नहीं, उसका रीजन है इस वाली चीज को मानने का, क्योंकि 90% केसेस, और आपके तो बोल दो 99, हम ऐसे केसेस डील करेंगे जहां हमारे पास मासलेस और फ्रिक्शनलेस मासलेस स्ट्रिंग होगी। ठीक है, अगर आपको वो बोल रहा है कि मासलेस स्ट्रिंग है, इन दैट केस आप ये वाली चीज अप्लाई करोगे कि अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन फोर्स सेम है, अगर स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज। इज दैट Okay, ओके? ma'am. हाँ बेटा, एक बार देखो ये वाली चीज देखो, यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा है टेंशन रिमेन सेम अंटिल स्ट्रिंग रिमेन सेम। अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम है। दूसरा पॉइंट, इसका रीजन है
क्योंकि हम मार्क्सलेस स्ट्रिंग्स कंसिडर करते हैं और ऐसा 90% केसेस में होगा। ठीक है, जहां नहीं होगा वहां देखेंगे कि वहां क्या करना पड़ेगा। इज दैट ओके? एक चीज पूछनी थी मैम, हाँ बेटा बोलो। जैसे मैम 2 प्लेयर्स, मैम जैसे 2 विरोधी टीम है और रस्सा कस्सी लगा रहे हैं मैम, तो फिर मैम बीच में मैम एक जगह स्टक हो जाते हैं ना मैम, तो इसका मतलब मैम T1 और T2 एक जगह पर फिक्स हो गए। दोनों तरफ से बराबर फोर्स रहती है, जिस इसलिए मैम, वो बैलेंस्ड फोर्स लेकिन यार होगी ना, स्ट्रिंग नेट पर तो फोर्स जीरो। टेंशन ही रहेगा, स्ट्रिंग पर तो टेंशन बना रहेगा। हाँ तो मैम टेंशन एक रहेगा, चीज टेंशन पूछनी नहीं थी, रहेगा। तो मैम अगर मान लो एक टीम ज्यादा दम लगा देती है तो फिर मैम T1 एक पहली टीम के हिसाब से और T1 दूसरी टीम के हिसाब से। नहीं, स्प्रिंग सेम है ना, तो टेंशन सेम रहेगी। वो तो फोर्सेस का समझो ना, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को तुम्हारे क्वेश्चन में ही आंसर है। जब एक टीम ने ज्यादा फोर्स लगा दी तो नेट फोर्स तो उस तरफ हो गई ना, यस मैम, हाँ। तो उधर की तरफ मूव कर जाएंगे। जब दोनों स्टैटिक पोजीशन में नहीं मूव कर रहे, मतलब दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया हुआ है, राइट? मैं मतलब हम बस स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं। अच्छा अब चलो, एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। यहाँ पर एक वेज है और ये एक ब्लॉक है, दिस इज अ वेज एंड दिस इज अ ब्लॉक। सिमिलरली यहाँ पे इस तरह से 2 ब्लॉक्स है। किसी का माइक ऑन है क्या? ओम माइक ऑफ करो। ओम ओ सॉरी मैम। हाँ ठीक है। अब आपको बताना है दोनों केसेस में कि नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्सेस कैसे कैसे लग रही होंगी, अगर लग रही हैं तो। ब्लॉक कौन सा है दोनों उसमें? डायग्राम बनाओ और बताओ। पहले वाले में ब्लॉक कौन सा है? मैम फोटो भेजनी है। मैम एक ब्लॉक ही बार रेड वाला क्वेश्चन जो है, रिपीट कर दो। ये क्या बेटा? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैंने ही बोला, आपके सामने ही 2 डायग्राम्स हैं। लेट्स से इट इज डायग्राम नंबर 1 एंड इट इज डायग्राम नंबर 2। ठीक है, इन 2 डायग्राम्स में ब्लॉक है, फोर्स वगैरह लग रही होगी ना, राइट? यस मैम। तो नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन, ये 2 फोर्सेस आपको बतानी है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लग रही होंगी, किस किस के बीच लग रही होंगी। ठीक है, पहले फर्स्ट वाला केस सॉल्व करो, फिर सेकंड वाला सॉल्व करो, और मुझे जरा फोटोज व्हाट्सएप करो। अभी टाइम हो रहा है 18:11। आप 18:14 तक कर लो। मैम फर्स्ट डायग्राम में जो रेड लाइन है वो क्या है? बेटा वो रेड लाइन नहीं है, वो ब्लॉक है, उस पे लिखा हुआ है ना ब्लॉक है, वो वैसा ब्लॉक हमने मतलब अड़ाया हुआ है। ओके मैम। मैम भेज दिया होगा मैम।
मैम टाइम हो गया। ओम वो ब्लॉक नहीं, वो रस्सी नहीं है जो आपने ये एक ब्लॉक है भाई, एक ब्लॉक है ये। अच्छा ओके मैम। अभी तक दो बच्चों ने भेजा है आंसर, एक का भी सही नहीं है। मैम 1 मिनट भेज रहा हूँ। हाँ बिल्कुल टाइम लो, कोशिश करो। मैम मैम मेरा आया सेकंड वाला होगा। केस में मैम मैम गलत मुझे है। गलत लग रहा है मेरा। मैम सेकंड केस गलत है मेरा। मैम मैंने एक ही केस भेजा अभी तो। हाँ भाई अभी तक जितने बच्चों ने भेजा वो गलत ही है, और ओम सेकंड वाला पार्ट भी गलत है। चलो ठीक है, एक बारी मैं दिखाती हूँ, समझो। देखो मैं यहाँ पे अभी अभी मेरी सुनना, ठीक है। देखो ये वाला जो ब्लॉक है ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा ना, लेकिन कैसे? अगर मैं बात करूं इस वेज की, तो एक ऐसे जा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और एक यस मैम। ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। इसे 1 और 1 बोल। अब ये जो ब्लॉक है ये रेड वाला, ये जो परपेंडिकुलर फिक्स सरफेस है उस पे भी तो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। यस मैम। यानी कि एक जा रहा होगा N2 ऐसे, और एक लग रहा होगा इसकी वजह से इधर N2। ये इसमें से मतलब समझ लो इस डायरेक्शन में लग रहा है, कभी पार ही निकाल दो, थोड़ा डायग्राम सही बन जाएगा इसलिए। सिमिलरली ये जो वेज है ये हॉरिजॉन्टल वाली सरफेस पे एक लगा रहा होगा N3 ऐसे, और एक ये वेज इस पे लगा रहा होगा N3 ऐसे, है ना? स्क्रीन पॉज हो गई। मैम स्क्रीन पॉज। ओके ओके, अभी विजिबल है? देखो ये यस वाला चीज Yes. एक बार फिर से बना देती हूँ। ये जो वेज है वो सरफेस पे लगा रहा होगा N3, और सरफेस वेज पे लगा रहा होगा N3। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन की कहानी हुई। ओके ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले केस की। तो अब मैंने बोला कि मुझे इस पॉइंट पे इस फिक्स सपोर्ट की वजह से चाहिए, तो कुछ ऐसी लगेगी टेंशन, T1 बोल देते हैं। अगर इस पॉइंट पे इस ब्लॉक की वजह से देखो तो ऐसी लग रही होगी T1, मतलब इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देखो तो T1, राइट। स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम। यहाँ पे स्ट्रिंग डिफरेंट हो गई ना M2 M1 के बीच, तो यहाँ पर T3, और ऐसे ही इधर T3 लग रहा होगा। अब ये M1 और इस फिक्स सपोर्ट के बीच में तो स्ट्रिंग चेंज है। यहाँ पे मैंने 3 यूज कर लिया, तो इसलिए यहाँ पे 2 यूज कर लेती हूँ। T2। समझ रहे हो? तो ओम तुमने ना एक ही हाँ स्ट्रिंग पे यस मैम। T1 T2 लगा रखी थी, अब समझ में आया? अगर यस स्ट्रिंग मैम सेम है हाँ। तो टेंशन सेम रहेगी। यस सभी मैम को वो क्लियर मैम है? नंबरिंग में गलत हो गया था। हाँ कोई इशू नहीं, फर्स्ट टाइम है यस तो मैम। गलत होना बनता भी है, वरना मैं क्या क्या ही मैम कराती, बस मुझे तुम्हें मैम सब पता है फर्स्ट तो। केस मैम मेरे को दोबारा बता देते। ओके देखो एक बार फिर से समझ लो, कोई इशू नहीं। अच्छा आपको इमेजिनेशन तो हो रही है ना कि दो ब्लॉक्स हैं, ये भी पूरा एक सॉलिड ब्लॉक है, वो भी एक सॉलिड ब्लॉक है हाँ यस मैम। ना? ये भी एक ब्लॉक है ऐसे, ठीक है। और सिमिलरली वो भी एक ब्लॉक है। ये इमेजिनेशन होनी जरूरी है, कभी तुम्हें ये इमेजिन ही नहीं हो पा रहा हो, दो स्ट्रिंग ही समझ रहे हो। ये भी एक ब्लॉक है, डन? यस मैम। Yes, ma'am. ओके अब एक बात बताओ, ये वाला जो ब्लॉक है, ये जो वेज है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा रही होगी ना, लेट्स से नॉर्मल रिएक्शन 1, और ये वाला सरफेस भी लगा रहा होगा। तो बेसिकली ये एक पेयर पूरा होता है ना? एक बार सरफेस लगा रहा है अपवर्ड, और एक बार ब्लॉक लगा रहा है डाउनवर्ड, दैट इज N1 N1। इज दैट यस मैम ओके? हाँ। यस मैम। सिमिलरली ये रेड वाला जो है ये परपेंडिकुलर सरफेस, इस पर लगा रहा होगा एक N2, और ये भी लगा रहा होगा एक N2, यस मैम हाँ। है ना? एक चीज ये क्लियर हुई।
अब एक यही चीज, ये ब्लॉक आपस में भी तो लगा रहे होंगे एक दूसरे पर रिएक्शन, ऐसे और ऐसे, Yes, ma'am. है ना? दिस इज N3, दिस इज N3, क्लियर? हाँ इसमें अब हो गया। चलो अब हम सीखते हैं बड़ी प्यारी चीज जिसे बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। अब से लेकर काफी सारे चैप्टर्स में हम बॉडी को पॉइंट मास मानेंगे, एक बस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां हमें पढ़ना ही इरेगुलर बॉडीज है, राइट? ये देखो, Yes, ma'am. ये जो बॉडी है इसको हम पॉइंट मास मानेंगे। हम चाहे पूरे कार ट्रक की बात कर रहे हो ना, उसकी भी स्टडी में एक पॉइंट मास से करेंगे। मुझे अगर एक कार को स्टडी करना है तो मैं यहाँ पर एक ऐसे पॉइंट बना दूंगी कि ये रही कार, ए डायरेक्शन में जा रही है, ये इसमें जा रही है, उसमें जा रही है, समझ रहे हो? ये एक बहुत ब्लंट अजम्पशन है, बट है पहली चीज। दूसरी चीज, आपको हमेशा उस पॉइंट पे वो सारी फोर्सेस दिखानी है जो उस बॉडी पर एक्ट हो रही है। हमेशा ध्यान रखना, दो टाइप की फोर्स होंगी ऐसी सिचुएशन में, एक जो बॉडी लगा रही होगी, एक जो बॉडी पे लग रही होगी। हमें कौन सी दिखानी है? जो बॉडी पर लग रही है। वी विल शो ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन इट, यस और नो? ओके मैम। जैसे कि अगर हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो आप समझो कि ये ऑब्जेक्ट mg फोर्स लगा रहा है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो मैं अगर इसका बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो कौन सा फोर्स दिखाऊंगी, एन या mg? जी mg एन। अरे N. भाई एन, एक्टिंग ऑन इट, नॉट एक्टिंग बाय इट। वो फोर्सेस नहीं काउंट करनी है जो ये एक्ट कर रहा है, जो इस पर एक्ट हो रही है, उन फोर्सेस को रखना है। इज दैट ओके? मैम हाँ चिराग बोलो। यस मैम। मैम एक बार पहला पॉइंट दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया। मैंने ये बोला कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी साइज की बॉडी है, जैसे कार, ट्री, पर्सन, बंदर, कुछ भी, हम उसे पॉइंट मास से ही बताएंगे, ठीक है? यस मैम। हम ना ऐसे करेंगे जैसे अगर मुझे दिखाना है कि एक कार है, कार के ऊपर एक बंदर है, और बंदर ने एक एंटीना पकड़ा हुआ है, लेट्स से, काफी वियर्ड सिचुएशन है। मैं कैसे दिखाऊंगी? एक कार है, ये रही कार, एक मंकी है, ये रहा मंकी, एक एंटीना है, ये रहा एंटीना। अब फिर इसको स्टडी करेंगे, समझ रहे हो? यस मैम। yes ma'am. सेकंड पॉइंट बोल रहा है आपको हमेशा वो फोर्सेस दिखानी है, फ्री बॉडी डायग्राम, जिनको हम एफबीडीज भी बोलते हैं, वो फोर्सेस जो उस बॉडी पर एक्ट हो रही हैं। हम वो फोर्सेस की बात ही नहीं करेंगे जो वो लगा रही होगी। कोई बॉडी है तो वो भी तो इंटरेक्शन कर रही होगी ना, लेकिन हम उसके द्वारा लगाया हुआ फोर्स नहीं मानेंगे, हम वो फोर्सेस को मार्क करेंगे जो उस पर लग रही हैं। लिख दूं? Yes, ma'am. yes यस मैम ओके। Yes, लग ma'am. रही है, लगा रही है, वो वाली फोर्सेस नहीं मानेंगे। सेकेंड थिंग, हमें बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि हम फोर्सेस काउंट कहाँ से कर रहे हैं। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो फोर्स कहाँ से मान रहे हैं। अभी बहुत जल्दी तो आपका इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन इसी चैप्टर में आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां बॉडी मूव कर रही होगी, तब आप फोर्स कैसे निकालोगे? बॉडी के ऊपर बैठ के निकालोगे कि ग्राउंड पे खड़े होकर निकालोगे? चीजें डिफर करेगी, क्योंकि ध्यान रखो इस बात का, रेफरेंस फ्रेम चेंज, फोर्स चेंज हो सकता है। एक रेफरेंस फ्रेम में एक ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स लग रही हूँ, किसी पे 3 लग रही हूँ, किसी में 4 लग रही हूँ, ठीक है? तो बड़े ही ध्यान से हमें रखना है कि हम कौन सा रेफरेंस फ्रेम चूज करें फोर्स निकालने के लिए। 90% केसेस में आप ग्राउंड पे खड़े रहोगे और 10% केसेस में आप उसी ऑब्जेक्ट पे बैठ जाओगे जो मूव कर रहा होगा, ठीक है? उसी पे बैठ yes जाएंगे। ma'am. रिलेटिव वेलोसिटी, कारपेट पे चढ़ गए, झाड़ू पे चढ़ गए, वैसा वाला, ठीक है? अच्छा ओके मैम। ओके मैम। अच्छा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, एम मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना। सिंपल है मैम। मैम स्क्रीन पॉज हो गई। अच्छा, ये आपके पास 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, और वो तो मेक बीच नहीं देयर मैम। एफबीडीज। ये जो एम मास है ना, छोटा वाला, इसका एफबीडी बनाओ, कैसा दिखेगा, और मुझे व्हाट्सएप करो फटाफट से, दोनों को ही बना के व्हाट्सएप करो, ठीक है? मैम आकांक्षा, क्या समझ नहीं आया? हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम। आकांक्षा एक बार बेटा माइक ऑन करके बताओ।
मैम जो एम है उसका निकालना है ना। हाँ बेटा। चिराग क्या पूछ रहा था? चिराग क्या पूछा था तुमने? फर्स्ट वाला? मैम मैंने फर्स्ट पार्ट अच्छा, पूछा था आपने जो समझा दिया। ठीक है, तो ठीक है। ओके, व्हाट्सएप करना मुझे बना के फटाफट से। मैम आया होगा। वो जो मैंने गोलक किया ना मैम, वो है रियल में आंसर। मैम एफ का मतलब फ्रिक्शन है, ठीक है। क्या बेटा? मैम एफ का मतलब फ्रिक्शन। आपकी तो कह रहे वॉइस हैं एफ का मतलब फ्रिक्शन है। एफ का मतलब फ्रिक्शन है। ठीक है, ठीक है। अब मैं बताऊं? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अगर मैं इस वाले एम की बात करूं तो मैंने पहले इसको पॉइंट मास से दिखाया। ठीक है। अब एक बात बताओ, इस एम का वेट तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहेगा ना, यस यस मैम। मैम। एम जी। और ये जो ब्लॉक है इसमें नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाएगा ना, यस मैम। यानी कि इस तरह से। डन। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, अगेन आपने पॉइंट मास बनाया, एम जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगा रहा होगा। ऐसे बनने चाहिए कि नहीं? मैम अभी बनेगा। डिस्कस हो गई। हाँ हाँ। यस मैम डन। ऐसी यस मैम। बनेंगे। राइट। ठीक है। यस मैम। ठीक मैम है। बट फर्स्ट केस में वो भी तो लग रहा है ना, एक फ्रिक्शन भी तो लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स मैम। हाँ लग रहा है फ्रिक्शन। मैंने बताया आपको कि ये मूव कर रहा है या कुछ कर रहा है। फ्रिक्शन कब मैम आता है? जब देयर इज रिलेटिव मोशन इन बिटवीन टू बॉडीज। मैम ग्रेविटी की वजह से तो मैम उसके कंपोनेंट होंगे ना, और मैम कंपोनेंट उसका उस साइड भी जाएगा। नहीं तो अभी तो कुछ करा नहीं ना, हमने तो सिर्फ फोर्सेस दिखाई हैं, अभी तो वो चीजें बात की हैं। फोर्सेस तो इतनी है ना। वो तो आप अब देखो, जरूरी है, मैं हो सकता है कि ये इस तरह से डिवाइड कर दूं एक्स वाई एक्सिस और यस इसका एंगल थीटा बोल दूं, तो चीजें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन अभी तो सिर्फ मेन मुद्दा था अपना कि आप मुझे बता पाओ फोर्सेस कितनी है। प्री पॉइंट डायग्राम सिर्फ ये होता है कि आपको एक पॉइंट के अक्रॉस, मतलब वो जो बॉडी है जिसको आपने पॉइंट मास माना है, उस पॉइंट के अक्रॉस कितनी फोर्सेस है आप वो बता पाओ। दैट इज द मेन पॉइंट। यस और नो? यस मैम। मैम यहाँ यस पर मैम। जो मैम यहाँ पर जो एमजी है वो तो वो लगा रहा है ना। बेटा अर्थ हाँ जी मैम, एक्ट कर रही है, एमजी। अर्थ की वजह से आ रहा है वो, अर्थ का इफेक्ट है उसको। राइट। ओके मैम। ओके मैम। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करो। मैम और भी है। हाँ है। ये वाला क्वेश्चन करो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ M1 का, M2 का और पुली का, और मुझे फटाफट से व्हाट्सएप करो सारे के सारे। अभी टाइम हो रहा है 18:28, 18:31 तक कर दो। 3 डायग्राम 3 मिनट।
मैम आया होगा। मैम भेजा आया है क्या? ये तुम लोग अलग अलग क्यों नहीं बना रहे हो? मतलब इस पुली में क्यों चढ़े हुए हो? देखो एक बार मैं करके अलग दिखाऊं? अलग बनाए हैं। ऑब्वियसली अगर मैंने बोला कि मैम आपको मैंने तो अलग मास बनाए M, थे, मैंने अलग हाँ बनाए एक थे। मास M1 है तो मास M1 को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैम मैंने M1 भेजा है लेकिन मैंने पुली वाला नहीं भेजा, वो वाला आप बता दो। यस मैम, मेरे से भी नहीं हो रहा वो। जैसे ये M1 है, मैंने यहाँ M1 और पर M2 का भेजा है। ओके M1 जी इस तरह से एक्ट कर रहा होगा। एक बात सोचो, अगर M1 जी इधर एक्ट कर रहा है तो टेंशन ये ऊपर, ऊपर है ना, टेंशन टेंशन एन ऊपर आएगी। ऊपर, एक्ट यस करेगा मैम, एन ऊपर। ऊपर। टेंशन जिस में। पॉइंट पे चाहिए और जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चाहिए, दो चीज पता है, टेंशन की डायरेक्शन आपको पता है, तो यानी कि ये टेंशन ऐसे आ गई। ठीक है, अब अगर बात करें मास M2 की, सेम तो होगा मैम, M2 सेम के होगा। लिए क्या, एक मिनट थोड़ा सा ज्यादा, मैम सेम होएगा, बस नीचे M2 जी M2 आ जाएगा और ऊपर T2। और टेंशन ऊपर, और टेंशन T लगेगी क्योंकि आपके पास मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है। स्ट्रिंग सेम ही तो है, यही तो इधर तक यस गई है। मैम। ठीक है, अब बात करें अगर पुली की, तो पुली में कौन सी बड़ी बात हो गई? ये पुली है, इस पर इधर की तरफ फोर्सेस कैसे लग रही होंगी? अब पुली के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पे फोर्स चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, तो ऐसे जाएगी ना टेंशन, तो यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2T फोर्स लग रही है। अब ये पुली ऊपर भी तो कनेक्टेड है ना, ये वाली चीज, इधर भी तो फोर्स लग रही होगी इस तरह से। यहाँ स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज। इस पर Yes ध्यान or ही नहीं no? दिया था। कोई नहीं, मैम ये वाला दोबारा मैम बता दो। पुली वाला, यस मैम। एक सेकेंड। देखो पुली वाले केस में मैंने आपको ये बोला कि, हाँ, पुली वाले केस में आप देखो तो डाउनवर्ड दो टेंशन लग रही है ना, यस मैम। यस है मैम। ना, 2T। ओके, और इसके ऊपर भी तो एक वायर, एक स्ट्रिंग है ना। अब डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रिंग, तो डिफरेंट टेंशन लग रही होगी उधर। यस और नो? यस मैम। यस मैम। और उसी को इधर क्या बोला, उधर T1 लगा दिया हमने। पुली का भी क्लियर हो गया, राइट? यस मैम। यस मैम। चलो बढ़िया। न्यूटन का अब फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, कल सेकंड लॉ पढ़ेंगे और सब चीजें देखते हैं फिर आगे क्या क्या आएंगी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हो, बड़ी सिंपल सी पहले लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपने कोई फोर्स नहीं लगाई है ना, कोई एक्सटर्नल एजेंसी आपने पिक्चर में नहीं लाया है, तो मैम तो एक्सीलरेशन भी 0 होगा। नहीं, तो मोशन वो अपना सुनो बना के सुनो रखेगा। सुनो, पहले मेरी सेम सुनो, रहेगी। लिसन टू मी फर्स्ट एंड देन इट वुड बी योर टॉक। आपने अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं लाए हो पिक्चर में, तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगा, स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा until unless you bring a external force into the picture। ठीक है, तब यस तक मैम। सिंपल बात यही है। यस मैम। चलो अब आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या क्या मानना है, बताओ चिराग। मैम हम्म, मैं यही एक है। बार फिर से बता दो जो आपने बताया। ओके, देखो एक सिंपल सी बात है, सोचो यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी। अगर आप आकर यहाँ पर मैम बहुत लात दिख ना नहीं रही। मारो इसमें, स्क्रीन और शायद दिख मैम नहीं बॉस है। ओके, चलो आ डायग्राम गई अच्छा मैम। था भी नहीं वो। जैसे कि ये सरफेस है, सरफेस पे एक बॉल रखी है, ये आराम से रखी रहेगी until unless आप आकर इसमें लात नहीं मारते, है ना।
तो ये जो Yes, आप ma'am. हो ये एक्सटर्नल चीज है ना, वरना वो बॉल अपने आप बैलेंस्ड पोजीशन में थी, उस पर नेट फोर्सेस Yes, ma'am. 0 थी। अगर देखो आप जब तक नहीं आए थे अपनी टांग लेकर, तो यहाँ mg फोर्स लग रहा था, सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन दे रहा था, n बराबर mg था, कोई और फोर्स लेट से नहीं थी, तो यहाँ नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, है ना, सिंपल था, कोई दिक्कत Yes, नहीं। ma'am. लेकिन आपको मैम पसंद नहीं अगर आया, एयर आप का आए, फोर्स आपने लगे लात तो मार दिया। हाँ मैम एयर का फोर्स लगे तो एक्सटर्नल होगा। बेटा, एयर का फोर्स बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा ना, ये भी तो वो मैम देखो। रेसिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है मैम, वो एयर की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो रेसिस्टेंस की बात कैसे, नहीं कर मतलब बिल्कुल ही आंधी तूफान लग रहे हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स होगी। अगर बिल्कुल ही टोरेंडो में रख दिया तुमने, रहा। यस मैम, जहाँ तब पे तो वो वही पूरी होगा बिल्डिंग एक्सटर्नल। उड़ा जा रहे हैं, तब तो वो एक्सटर्नल है ही, है ना। Yes, ठीक है, ma'am. यस मैम। तो कहने का मतलब है कि इफ नेट फोर्स इज 0, बेटा इसी नेट फोर्स 0 वाली चीज को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। ऑल्दो जब आप अभी वो पढ़ोगे ना, क्या पढ़ोगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो आपको 2 डिफरेंट टाइप की इक्विलिब्रियम बताए जाएंगे और ज्यादा अच्छा मतलब पकड़ आएगी इस टॉपिक पे। पर फिलहाल अगर नेट फोर्सेस 0 है तो वो इक्विलिब्रियम आप कंसिडर कर सकते हो। और नेट फोर्सेस 0 होने का मतलब है हर एक्सिस में 0 हो, जितनी भी फोर्सेस एक्स एक्सिस में लग रही है उनका सम भी 0, जितनी वाई एक्सिस में लग रही है उनका सम भी 0, और जो जी एक्सिस में लग रही है उनका सम भी 0। ठीक है, सारी फोर्सेस का सम 0, ये इस स्टेटमेंट का मतलब है इक्विलिब्रियम होने। कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. मैम अगर पहले से मोशन में हो तो? हाँ, अगर मोशन में है तो बेटा एक्सेलरेशन 0 है ना। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो समझो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, बोथ आर कांस्टेंट। अगर वो टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रही है तो वो टुवर्ड्स नॉर्थ ही मूव करती रहेगी, जब तक आप आके उसमें मतलब दिक्कत नहीं करते हो, राइट। दैट इज व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी इज मेंट बाय, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। कूल, यस मैम। चलिए बढ़िया। एक क्वेश्चन करेंगे आप इक्विलिब्रियम पे। हाँ यस मैम। बढ़िया, आपको टेंशन निकालना है। बोथ स्ट्रिंग्स में बोला गया है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब बोथ स्ट्रिंग्स आपको आई गेस समझ में आ रही होंगी। एक इस फिक्स्ड सपोर्ट से 2 kg के ब्लॉक तक, और एक 2 kg के ब्लॉक से 5 kg के ब्लॉक तक, राइट। 2 स्ट्रिंग्स है, दोनों में टेंशन बताओ। अभी टाइम हो रहा है 1838, 1840 तक बताओ। मैम इसमें लगेगी ही नहीं। हाँ बिल्कुल यान, ये सब टेंशन वगैरह सब निकलवा देंगे, खत्म, तुम लोग बिल्कुल रिलैक्स होके जाओ। यस मैम। इतनी भी टेंशन निकाली यहाँ निकालो। बेटा इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस। बैलेंस मतलब यहाँ मैंने आपको बताया नेट फोर्सेस 0 होने से मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम 0 है। ये नहीं कि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रही, सभी फोर्सेस का सम 0 है। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत टाइम तक ये जो फोन है ये यहीं पर ऐसे ही रहे, ठीक है, तो इस पे जितनी भी फोर्सेस सब 0 है ना, क्योंकि ना तो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा, ना साइज चेंज कर रहा, ना शेप चेंज कर रहा, ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही, बिल्कुल जैसा है वैसे ही पड़ा हुआ है विद द टाइम, है ना। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम है। ओके, समझ में आ गया तो यस या नो लिख दो। ओके, चलिए टाइम तो हो ही गया, मैं बताती हूँ। मैम 15 न्यूटन आ रहा है क्या? मैम पहले में 30 टेंशन 20 है। ओके दूसरे में 30। ओके, लेट्स सी। वैसे जो भी टाइम था वो कैक्टस को बुलाने का था, पर फर्स्ट टाइम है इसलिए कैक्टस नहीं आएगा। देखो
अगर मैं 2 kg वाला ब्लॉक बनाऊं तो 2 kg वाले ब्लॉक पे आप ध्यान से देखो, इस पर एक फोर्स तो डाउनवर्ड लग रही होगी विच वुड बी द मास ऑफ दिस ब्लॉक, और एक फोर्स ऊपर लग रही होगी टी टेंशन। लेट्स से यहाँ पर टी टेंशन है और यहाँ पर टी प्राइम। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो अब इसमें एक फोर्स और आएगी विच इज टी प्राइम, क्योंकि वो भी लग रही है इसी ऑब्जेक्ट पर। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ऐसा जाएगा 2g मैम Screen स्क्रीन pause हो पॉज हो गई। और टी। मैम स्क्रीन पॉज हो गई क्या? अच्छा, डन। ठीक है, ये हो गया किसका बेटा? 2g वाले ब्लॉक का। सिमिलरली आप 5g वाले ब्लॉक को बनाओ, तो 5g वाले ब्लॉक में 5 kg का जो ब्लॉक है इसमें 5g तो नीचे वर्क कर रहा होगा और ऊपर लग रहा होगा टी प्राइम। ये सुन लो, ये लग रहा होगा, हाँ या ना? यस मैम। अब बस आप इनको बैलेंस करके लिखो। देखो यहाँ से आप इसको बैलेंस करोगे, मैंने बोला पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब हर पार्टिकल पे लगने वाली हर फोर्स का सम 0 है, टोटल फोर्सेस का सम 0 है। तो टी प्राइम प्लस 5g इज इक्वल टू 0, है ना? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि टी प्राइम इज इक्वल टू 5g। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट Yes, भी रखोगे, ma'am. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो t इज इक्वल टू 2g प्लस टी प्राइम। बेटा g का वैल्यू 10 रख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 न्यूटन, यानी कि t प्राइम इज 50 न्यूटन। इसका ये वाला वैल्यू यहाँ पे सॉल्व रख दो, तो 20 प्लस 50 इट वुड गिव यू 70 न्यूटन। 70। मैम यहाँ पर जो फर्स्ट केस है उसमें हमने टी प्राइम क्यों लिया है? बेटा क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हो गई, ये है स्ट्रिंग नंबर 1 और यहाँ है स्ट्रिंग नंबर 2, ठीक है, इसलिए टेंशन चेंज हो गई। ओके मैम। अच्छा मैम एक क्वेश्चन था। हाँ मैम जो टेंशन है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, तो मतलब टेंशन वेक्टर नहीं होगा, ये स्केलर होगा। नहीं, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो है ये वेक्टर। मैम आपने सम कर देना था ना, तो इसलिए पूछ रहा था। तो सम तो होना ही है ना, लग जाती है दोनों। वेक्टर एडिशन। दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, यस मैम। दोनों फोर्सेस है। टेंशन इज आल्सो अ फोर्स ना, 2g इज आल्सो अ फोर्स, राइट कृष्णा? मैम पर वो तो अपोजिट से आ रहा था ना। कौन अपोजिट से आ रहा था? मैम 5g का और 2g का नीचे जा रहा था, वो अपोजिट था। नेट फोर्स वो है ना, इक्वल है। 5g का मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? t प्राइम इज इक्वल टू 5g सही लिखा या गलत, क्या बोल रहे हो? मैम मैं गलत ये नहीं कह रहा माइनस हूँ मैम, पर मैम थोड़ा उसमें विजुअलाइज करने में दिक्कत हो रही है कि मैम जो 5g है उसका जो टेंशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, हाँ, और मैम जो क्या मतलब इसमें 2g है उसका टेंशन नीचे की एक बात तरफ होगा, देखो, तो माइनस होना चाहिए था, ये पूछ रहा था। उसका टेंशन नीचे की तरफ होगा, मतलब तुम ये बोल रहे हो कि ये वाला t प्राइम इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होना चाहिए? यस मैम, मैम ये y एक्सिस में लेते हैं। मैम मुझे पता है मैम, आपने ठीक करा है, पर मुझे कंफ्यूजन हो रही है विजुअलाइज अच्छा। करने में। हाँ, तो आप ना ये इसलिए तो बोला, आप इसको इनके फ्रेम्स में देखो ना, ये 5 kg वाला ब्लॉक है, ये 2 kg वाला ब्लॉक है, तो 2 kg के हिसाब से यही तो सिचुएशन बन रही है। उसके लिए Yes, t प्राइम कहाँ होगा? उस ब्लॉक पे बैठ के पॉइंट को देखो, तो वो t प्राइम डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, यस मैम। बट टेंशन तो सेम है ना, राइट? मैम डायरेक्शन Yes, में ma'am, हाँ। कंफ्यूजन हो रही है मैम, डायरेक्शन पे। डायरेक्शन में क्या कंफ्यूजन हो रही है? यहाँ पे देखोगी ऊपर अपवर्ड है, ये सारी डाउनवर्ड है, यहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड बैलेंस हो गया। सिमिलरली यहाँ पर अपवर्ड डाउनवर्ड बैलेंस होकर आया है। देखूंगा मैं एक बार थोड़ा अपने आप से समझ के, आ जाएगा फिर। चलो चलो ठीक है, बताना अगर ना आए तब भी। हम Okay, जिस दिन बोला दोबारा समझा दीजिए क्वेश्चन। क्या? मैम मैम जिस एक बार दिन कह रहा है समझा दोबारा समझा दो ये क्वेश्चन। ओके, चलो एक नए क्वेश्चन से समझते हैं, मे बी अभी समझ में आए। एक ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है? इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ब्लॉक है ये दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग 37 डिग्री बना रही है वर्टिकल के साथ और एक नॉर्मली कनेक्टेड है। आपको बताना है कि स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन कितनी होगी, ठीक है?
दोनों स्ट्रिंग्स में। पहले में 40 होगी। ओके अच्छा, एक काम करो, ये तुम्हें और डिफिकल्ट लगेगा अगर पहले वाले समझ में नहीं आया तो। एक बारी पहले वाला मैं फिर से समझाती देती हूँ, ठीक है? कोई नहीं, उसे दूसरे लेक्चर में कवर कर लेंगे। देखो मैम आंसर गलत है। नहीं, आंसर सही है, मैं दोबारा समझा रही हूँ। आंसर 50 और 70 ही आएगा। मैम नहीं, ये इस वाले वो क्वेश्चन अपने कह रहा था मैम, वो अपने आंसर कह रहा है। मैम जो आपने अच्छा। दूसरा क्वेश्चन दिया था। नहीं अभी मैम गलत है, सही है? ये तो सही है भैया, ये तो। अच्छा, तुम्हारे वाला नहीं पता, मैंने देखा मैम नहीं वो है। अपना वाला बोल। हाँ, देखो पहले ये वाला समझो। मैम एक फ्रेम ऑफ बार बच्चे रेफरेंस की फिर से दिक्कत हो रही है समझो। दोनों में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दिक्कत हो रही है। नहीं, यहाँ तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई इशू ही नहीं है। नहीं एक मैम, बार आप समझो आप फिर दोनों से। के क्वेश्चन में मैम, आप अपने क्वेश्चन की फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बोल अच्छा, रही हैं, वो अपने से। ठीक है। अब देखो आपके सामने ये वाला डायग्राम है, एक बार इसको नीचे और बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी पड़ जाए डायग्राम दिखाने में। ये हमारे पास एक ब्लॉक है 2 kg का, और एक ये ब्लॉक है 5 kg का, ठीक है? एक बात बताओ, अगर मैं 2 kg वाला ब्लॉक बनाऊं तो इसमें ये 2 × g इतना वेट लग रहा होगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन इस Yes, ma'am. ब्लॉक पे बैठकर अगर मैं देखूं तो ये यहाँ पे टेंशन ऊपर लग रही होगी ना, इस तरह से यस मैम। समटी। लेकिन इस ब्लॉक पे क्योंकि नीचे भी स्ट्रिंग है तो एक फोर्स तो नीचे भी लग रही होगी इस तरह से। बोलो। यस मैम। यस मैम। तो यानी कि एक यहाँ पे फोर्स और आ गई टी प्राइम। मैंने बोला कि इंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब हर मास इक्विलिब्रियम में, सब चीज इक्विलिब्रियम में होंगी। तो इन फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में लिखने का तरीका कैसे है कि डाउनवर्ड फोर्सेस और अपवर्ड फोर्सेस सब बराबर हो, तभी तो ये Yes, नेट ma'am. फोर्स यस है ना, 0 होगी। ठीक है, अब अगर बात करते हैं 5 kg वाले की, तो इसका मास नीचे एक्ट कर रहा है और इस पर सिर्फ एक ही टेंशन एक्ट कर रही है, विच इज टी प्राइम, राइट? यहाँ पर भी इक्वेशंस, मतलब फोर्सेस बैलेंस होंगी तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कि टी प्राइम इज इक्वल टू 5g, जी का वैल्यू आप रखोगे 10, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 50 न्यूटन। अब ये जो 50 न्यूटन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस टेंशन ना, Yes, ma'am. मैग्नीट्यूड है ना, इसको आप इधर सब्स्टिट्यूट करोगे तो 50 + 20 इट वुड गिव यू 70 न्यूटन ना। और होना भी चाहिए। ये वाली जो स्ट्रिंग है ये 2 ब्लॉक्स को उठा रही है और ये वाली स्ट्रिंग सिर्फ एक ब्लॉक को उठा रही है, तो इसकी टेंशन कम होनी चाहिए। यस और नो? समझ में आ गया। Yes, ma'am. इस बार आ गया है ना? यस मैम। आ गया? यस मैम। चलो। अब ये वाला क्वेश्चन जिसने कर लिया बहुत बढ़िया, जिसने नहीं करा वो आराम से समय लो और इसे होमवर्क में सॉल्व करके लो। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। और आज की क्लास हम यही रखते हैं, मैं आपकी अटेंडेंस वगैरह ले लेती हूँ। मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये तो रहा। और कौन सा बताओ? ये वाला पूछ रहे हो? मैम ये वाला, मैम अभी स्क्रीन वो होगी। अच्छा, पॉज हो गई होगी, ठीक है, नहीं मैम यही ओके, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे, थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट लॉ के और अच्छे से समझेंगे उसे, और सेकंड लॉ Okay, क्वेश्चन ma'am. स्टार्ट कर देंगे। यस मैम।